फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको महमूद गजनवी गोरी के बारे में बताया था। आज अपन भारत में गुलाम वंश का अभ्युदय, किस तरह से गुलाम वंश भारत में फला फूला, इसके बारे में पढ़ेंगे। महमूद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसका महान साम्राज्य उसके गुलामों के द्वारा परस्पर विभक्त किया गया। वह अपने साम्राज्य को अपने गुलामों को ही देने के पक्ष में था। एक बार हंसी मजाक में इसी तरह से एक बात चली कि उसके जीवन काल में उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि उसके कोई पुत्र तो है नहीं, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का स्वामी कौन बनेगा। इस पर महमूद गोरी ने बड़े हंसकर उत्तर दिया कि दूसरे मुसलमानों के तो एक पुत्र होता है या दो पुत्र होते हैं, मेरे तो हज़ारों गुलाम मेरे पुत्र हैं जो मेरे बाद मेरे साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और वास्तव में कहा जाए तो वैसा ही हुआ। महमूद गोरी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वह अपने साम्राज्य को अपने तुर्की गुलामों के हाथों में ही सौंपना चाहता था। जब 1226 ईस्वी में महमूद गोरी इस दुनिया से सदैव के लिए चल बसा तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसका साम्राज्य उसके शक्तिशाली गुलामों द्वारा हथिया लिया गया। दिल्ली प्रदेश का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक बना। धीरे धीरे वह उत्तर भारत का शासक बन गया। उसके शासनकाल से 1290 ईस्वी तक जितने भी मुसलमान शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, वे या तो स्वयं गुलाम थे या गुलाम शासकों के वंशज थे। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसका पहला शासक भारत के अंदर आया था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन भारत में महमूद गोरी के राज्यों का स्वामी बना। जब महमूद गोरी भारत से लौट रहा था तो वह ऐबक को मलिक पद पर नियुक्त करके गया था। ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था और उसके माता पिता तुर्क थे। उसको निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीद लिया था। फ़खरुद्दीन एक उदार प्रवृत्ति का मनुष्य था, अतः उसने कुतुबुद्दीन का लालन पालन अपने पुत्र की तरह ही किया। उसकी निगरानी में कुतुबुद्दीन घुड़सवारी सीखने व शिक्षा पाने में समर्थ हो पाया। परंतु जब फ़खरुद्दीन की मौत हो गई तो उसके उत्तराधिकारियों ने उसे एक सौदागर के हाथों में बेच दिया। वह सौदागर कुतुबुद्दीन को गजनी ले गया। गजनी में उस पर गोरी की नज़र पड़ी। सुल्तान ने उसकी कुरूपता का तनिक भी ध्यान न रखते हुए उसे खरीद लिया। धीरे धीरे वह अपने गुणों के कारण सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। शीघ्र ही वह सुल्तान द्वारा अमीर एक आखुर यानी घुड़साल का अधिकारी नियुक्त किया गया। भारत विजय में भी कुतुबुद्दीन ने अपने स्वामी गोरी के साथ ही हमेशा रहा। तराइन के युद्ध में उसने अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। इसी कारण जब 1192 ईस्वी में महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर गजनी लौटा तो उसने कुतुबुद्दीन को कुहराम और समाना का प्रशासन उसको सौंप दिया। 1206 ईस्वी में जब महमूद गोरी खोखरों को दबाकर गजनी लौट रहा था तो कुतुबुद्दीन को वह भारत का वायसराय प्रतिनिधि नियुक्त कर आया था। यहीं से भारत में उसका राजनीतिक जीवन आरंभ होता है। कुतुबुद्दीन एक प्रतिनिधि के रूप में जब तराइन के दूसरा युद्ध 1292 के बाद महमूद गोरी गजनी लौट रहा था तो अजमेर व मेरठ में विद्रोह हो गया। उन विद्रोह को दबाने वाला वह कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। 1194 में अजमेर में दूसरी बार विद्रोह हुआ, उसको भी उसने दबा दिया। इसके बाद 1195 में उसने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1297 में कन्नौज पर अधिकार कर लेने के बाद उसने राजस्थान की ओर ध्यान दिया। सिरोही व मालवा के कुछ भागों पर भी उसने अधिकार कर लिया, परंतु यहाँ उसको प्रभाव स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। 1202 ईस्वी व 1203 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड पर धावा बोला। वहाँ के राजा
परवर्ती देव को परास्त कर उसने कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। इसी काल में उसके सहायक सेनानायक इख्तियारुद्दीन ने बिहार व बंगाल के कुछ भागों को विजित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने अपने स्वामी के जीवन काल में ही उत्तरी भारत पर अपने स्वामित्व का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था तथा अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दे चुका था। इसका प्रमाण हमें अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख़े मुबारक शाही में देखने को मिलता है। राज्यारोहण, कुतुबुद्दीन का राज्यारोहण। महमूद गोरी अपनी आकस्मिक मृत्यु के कारण अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर नहीं गया था। उसका कोई पुत्र भी नहीं था। ऐसी अवस्था में वह अपने गुलामों पर ही विश्वास करता था। मिन्हाज सिराज के अनुसार उसने एक बार स्पष्ट भी किया था कि मेरे उपरांत मेरे दास ही उत्तराधिकारी होंगे और वे अपने राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। उसकी मृत्यु के बाद ऐसा ही हुआ। हालांकि उसकी मृत्यु पर उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद शासक बना था, परंतु वह उस विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में असक्षम सिद्ध हुआ। अतः उसका साम्राज्य उसके 3 गुलामों में बांट दिया गया और भारत के राज्यों का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया गया। 1206 ईस्वी में उसे नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मलिक की उपाधि से विभूषित कर दिया गया। जब गोरी की मृत्यु का समाचार मिला तो लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन को राजशक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया। तुर्की अमीरों तथा सेनानायकों ने उसका सुल्तान चुना और गोर के शासक ने भी उसके अधिकार होने से अपनी सहमति प्रकट की। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने स्वामी के मरने पर भारत की राज सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हुई। 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन दिल्ली से शुभ नगर लाहौर को रवाना हुआ और 24 जून 1206 ईस्वी में वह लाहौर में सिंहासन रूढ़ हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने सामंतों व जनसाधारण को इतनी उदारता से पैसा लुटाया कि आम जनता उसे लाख बख्श कहने लगी, परंतु अपने अभिषेक के समय उसने स्वयं को केवल मलिक तथा सिपहसालार की पदवी से ही विभूषित किया। सुल्तान की उपाधि उसने कभी धारण नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन के सामने ये जो सिंहासन था वह फूलों की सेज न बनकर कांटों की तरह रहा, क्योंकि उसके सामने कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिनके कारण उन्हें उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक कठिनाइयाँ व उनकी नीति, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।